हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th आर डी शर्मा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर जितनी सारी बातें हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, आपको भी पता बहुत सारी एक्सरसाइज है, तो हम कंप्लीट तो कर ही लेंगे क्योंकि अपन ने चैप्टर नंबर 3 को ही नहीं छोड़ा, तो ये तो क्या बात है ना। तो देखो, जिसको वीडियो पसंद आ रहे हो वो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम भूल जाते हो यार, छोटी छोटी बातें है ना। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर डी शर्मा का जो पैटर्न है उसकी में हम बात करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कहना चाहता है। ये एक चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम सारी बेसिक बातें करेंगे, जो एनसीईआरटी की बातें वो भी करने वाले हैं। आर डी शर्मा में क्या स्पेशल हमें करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है, फिर व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हमें रूट्स डिस्कस करना है कि रूट्स का मतलब क्या है, क्या होते हैं रूट्स, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली एक्सरसाइज ये रहने वाली है कि हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी कैसे है। वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन होगी तो हम बनाएंगे कैसे। दूसरी बात ये होगी कि जरूरी नहीं है वर्ड प्रॉब्लम ही गिवन हो, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और उन्हें हमें चेक करना है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फिर सेकंड बात, जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू पता करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में कौन सा आएगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है। मैंने कहा वहां पे तो नहीं है, बट हमें यहाँ पे हमें समझना है और उसके लिए हमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ना है। और ये कैसे आता है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आता था, जिसका यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आया कैसे था, है ना। फिर हमारे बाद मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ छुपा हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स में। यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है और नेचर ऑफ रूट्स को हमें सोल्व करना समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, उनको हमें समझना जरूरी है ना। तो इस टॉपिक पे तो खास करके तुम ध्यान देना। ओके, बाकी अगर तुम देखो इन दोनों पे ध्यान नहीं देते हो, जैसे इस पे ध्यान नहीं देते हो, इस पे नहीं ध्यान देते हो, तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है उनको जरूर समझ लेना। बाकी तो एक क्वालिटी पोलिनोमियल है उसी के जैसा चैप्टर है ना लगभग। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी बात करेगा वर्ड प्रॉब्लम्स की। किसकी बात करेगा बच्चा, वर्ड प्रॉब्लम। अगर तुमने चैप्टर नंबर 3 की वर्ड प्रॉब्लम्स को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है कि कैसे उनको सोल्व करना है, क्या है, तो तुम्हारे तो ये बहुत अच्छे से रहने वाला है, आसान रहने वाला है। बट अगर तुमने वो नहीं देखा है तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो इसके लिए मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा के जितने वीडियोज अपन ने बनाए उनको देखो, एग्जाम्पल्स की वीडियो भी तुम्हारे पास है, उनको समझो। फिर ये जो जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, आराम से सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो आई थिंक समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को मैंने स्किप किया है बट फिर भी बता देता हूं, इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाह रहा है कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा होगा। मैंने कहा जरूर पढ़ा भाई साहब, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था भाई, सर ये चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई उसी की बात कर रहा हूं। तो वो आपने बोला कि सर वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये वाली टर्म तो मिसिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी ये दोनों मिसिंग होगी तो भी चलेगा। मतलब यहां पे अगर ओनली ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा हुआ है तब भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा हुआ है तब भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मतलब ये वाली टर्म तो कंपलसरी है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, ये सुनो। हाँ सर, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर आप ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लो एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो अगर एफ एक्स को आप 0 के इक्वल रखते हो तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या होती है सर, दो एक्सप्रेशंस होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, उनको इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट कर दो। मतलब मैंने कहा अगर मैं 2x प्लस 3 को इक्वल 4x माइनस 5, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को इक्वल के साइन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये मेरा बन गया इक्वेशन, है ना। और ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक को, भाई क्वाड्रेटिक ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो इससे तो लीनियर इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल में
मान लो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दोनों को मैंने इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इनको जब मैं सोल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई। अब यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, बेसिक बात तो यही होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको 0 के इक्वल रख दो, तो वो जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जहां पे a 0 नहीं होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, a b और c जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग्स, ये बिलोंग का साइन है कि ये कहां से आ रहे हैं, ये रियल नंबर से निकल के आ रहे हैं। a b और c क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल, है ना। क्लियर है सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज 4। ये याद रखनी पड़ेगी ना, a b c में दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 0, तो ये भी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे बच्चा a की वैल्यू क्या है, 4 है, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, -3 है, साइन मत भूल जाया करो, c दिख ही नहीं रहा तो मतलब वो 0 है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिख देता हूं तुम्हारे को, 7x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, और इसमें a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट है ही नहीं, वेरिएबल जरूरी नहीं है x ही होगा, कुछ और भी हो सकता है ना। b की वैल्यू क्या है, 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, और c कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, -5 है। तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 7x स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी -5 इक्वल 0, चाहो तो ऐसा लिख दो, है ना। क्लियर है सबको। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं बच्चा यहाँ पे 4x स्क्वायर इक्वल 0, तो ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर a की वैल्यू बच्चा 4 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू भी क्या है, 0 है। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है, जो सब टॉपिक है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कह रहा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो रूट्स क्या कहता है, रूट्स कहता है साहब, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज ऑफ x, ऐसी वैल्यूज x की, क्योंकि x पे डिपेंड है, जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई करने का मतलब है सर कि LHS इक्वल बन जाए RHS के, LHS में x की वैल्यू रखो तो LHS RHS के इक्वल है, मतलब LHS की वैल्यू 0 आ जाए। ये बात हमने जीरोज के अंदर समझी थी। जीरोज समझे थे आप लोगों ने, नहीं देखा, इंट्रोडक्शन देखना भाई चैप्टर नंबर 2 का। एक तो होता है जीरोज और एक होता है वैल्यू ऑफ x। अगर x की कोई भी रैंडम वैल्यू यहां पे रखोगे जिससे LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो वो रूट्स नहीं है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो x की वैल्यूज है जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नहीं आती, बट हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे। मान लो आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल प्लस 5, ये आपका कोई एक पोलिनोमियल है, मैं पोलिनोमियल के साथ रिलेट कर रहा हूं इसको। इस पोलिनोमियल में x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी रियल वैल्यू पुट की जा सकती है, बट x की ऐसी वैल्यूज जो इस कंप्लीट पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दे। भाई f मान लो आप x की जगह t रख रहे हो, तो ft 0 हो रहा है, तो t इक्वल x है, तो ये जो t है ये इस पोलिनोमियल को 0 बना रहा है, तो ये जो t है ये क्या है, 0 है इसका। वैसे ही रूट्स क्या होगा, ऐसी x की वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे वो कैसे निकालनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो रूट्स क्या है, जीरोज को ही अपडेट करके रूट्स बना दिया। पोलिनोमियल में उसको जीरोज बोला जाता था, x की वैल्यूज को, जो हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करते थे, उसी को यहाँ पे नया नाम दिया गया है रूट्स। इक्वेशन के लिए आपको उसको क्या नाम देना है, रूट्स देना है, ठीक है ना। क्लियर है सबको, रूट्स का मतलब क्या हुआ। अब क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स होंगे, सर इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स 2 रूट्स होंगे, ये बात याद रखनी है, 2 रूट्स। हाउ मेनी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2। जीरोज कितने होते थे, 2 होते थे, वो डिग्री पे डिपेंड करते थे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियसली डिग्री पे ही डिपेंड कर रहे हैं, बट हमें पता है, बेसिकली पता चल गया आपको, थोड़ा सा पोलिनोमियल से रिलेट करने पे बात समझ में आ गई। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज जो 4.1 एक्सरसाइज रहने वाली है, ध्यान से सुनना भाई, इंट्रोडक्शन पूरा समझा के जाऊंगा। 4.1 एक्सरसाइज जो आपकी रहने वाली है, वो आपको सबसे पहले तो एक एक्सप्रेशन देगा
उसको चेक करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो उसके लिए आपको a प्लस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब पता होना चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब पता होना चाहिए, तब तो तुम उसको कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने एक चीज नोटिस की, उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक्स की टर्म होनी चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ये चीज नोटिस कर ली, मतलब एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्स क्या क्या पॉसिबल है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 1 हो सकती है और वो 0 हो सकती है। 0 का मतलब यहाँ पे c के पास x की पावर 0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये अगर पावर है, इसके अलावा कोई भी पावर अगर एक्सप्रेशन में आपको दिखती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस c इक्वल 0 प्लस मान लो 5 ले लेता हूं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो x टर्म है इसमें x की पावर कितनी है, x की पावर अगर ऊपर लेके जाओगे तो -1 है। क्या ये बात पकड़ में आ रही? कहीं पे आपको अंडरूट x दिखे, बट ऐसे नहीं डायरेक्ट देखते ही नहीं बताना, उसको सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इस बेसिस पे हम इस चीज को थोड़ा देखेंगे, वो हम एग्जांपल भी करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले बस बेसिकली आइडेंटिटी याद जरूर कर लेना एक्सरसाइज पे जाने से पहले। ये होती है बच्चा आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे देखो a का क्यूब हो रहा है माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जहां पे b का स्क्वायर है वहां पे प्लस है, जहां पे b सिंगल है वहां पे माइनस है, और क्यूब नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से तुम रिलेट करके इनको याद कर सकते हो। अगर किसी को याद करने में दिक्कत आ रही तो उसका एक इलाज बता देता हूं बच्चा। जब तक चैप्टर 4 चल रहा है तब तक रोजाना सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में डेली एक दिन में एक बार, है ना, ये एक टेबलेट की तरह हो गई, दवाई हो गई आपकी, ये 4 आइडेंटिटीज आपको लिखनी है रोजाना रफ नोटबुक में। रोजाना सुबह लिखो या शाम को लिखो, डेली 1 टाइम तो लिखनी ही लिखनी है। ओके, चलो फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले एक टॉपिक आ जाता है, दैट इज, यहां पे मैं उस चीज को समझा देता हूं आपको। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक ये बच्चा कि आपको फॉर्मुलेशन करना है। क्या करना है? फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन क्या होता है सर? फॉर्मुलेशन का बच्चा बेसिक मीनिंग क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये बात, एक मिनट रुक जाओ मैं बता देता हूं। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने ये छुपा के रखा, क्यों रखा छुपा के, रीजन बताऊंगा आपको। देखो ये जो फॉर्मुलेशन वाली एक्सरसाइज है ये आपकी है एक्सरसाइज 4.2। इसमें उसने क्या किया, इसने वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर या उनको पढ़ के उसमें आपको वेरिएबल्स लेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देगा, अब वो वर्ड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगी वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसने बड़ा खतरनाक तरीके से डिजाइन किया बच्चा कि जो वर्ड प्रॉब्लम हम लास्ट में पढ़ने वाले थे ना, अलग अलग टाइप्स की, नंबर्स पे, एज पे, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम पे, टाइम एंड वर्क पे, है ना, क्वांटिटीज पे, रुपीज पे, ना, वो डिस्कस करने वाले थे। उन सभी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देगा। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एक्सरसाइज को तो बिल्कुल मिस मत करना। जिसको वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों पढ़ लिए, सारी वर्ड प्रॉब्लम समझ ली, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी कि किसको लेट करना है, क्यों लेट करना है, कैसे लिखना है। सारी बातें आराम से डिस्कस हमने की है। तो ये एक्सरसाइज जरूर पढ़नी है अपने को 4.2। इसमें एग्जाम्पल्स में भी सेम वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और एक्सरसाइज में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। टोटल 7 एग्जाम्पल्स है और 6 क्वेश्चन है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होने वाला है? इसमें कुछ नहीं होने वाला है बच्चा। जो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते आ रहे थे ना, वही काम करना है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, तो अगर a और c, देखो ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, दोनों पॉजिटिव है, तो इस प्रोडक्ट करोगे आप a इंटू सी करोगे, इसके 2 फैक्टर करोगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव बनाने हैं आपको। प्लस करने पे ही, दोनों को प्लस का लोगे तभी आपको b मिलेगा।
अगर ऐसा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह माइनस सी मान लो आपको गिवन है, माइनस सी इक्वल 0। अब ये बात किसको समझ में आ रही है पता है? जिस बच्चे ने मेरा क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। यहाँ पे ए और सी का जो प्रोडक्ट आप करने वाले हो वो क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा, क्योंकि सी नेगेटिव है। तो यहां से आप ए और सी का जो प्रोडक्ट आ रहा है, ए और सी का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके दो फैक्टर बनाओगे। तो उसमें से बी कैसा है आपका? प्लस का है ना, तो बी प्लस का, तो बड़े वाले को प्लस का साइन दोगे और छोटे वाले को माइनस का साइन दोगे, तभी डिफरेंस या ओवरऑल आपको बी कैसा मिलेगा? प्लस का मिलेगा। उसी की जगह अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिले ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल 0, तो आपको पता चला यहां से कि सर ए और सी तो नेगेटिव है, ये बात तो दिख रही है साफ साफ। तो हम ए और सी का जो फैक्टर करेंगे, दो नंबर बनाएंगे, उसमें से बड़े वाले को नेगेटिव साइन देंगे, छोटे वाले को प्लस का साइन देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बी कैसा लाना है? नेगेटिव लाना है। बी कैसा लाना है? नेगेटिव। अब एक बच्चा बोला कि सर अगर ऐसा है कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस का माइनस का बी एक्स है, प्लस का बी एक्स नहीं है, माइनस का बी एक्स है और माइनस का सी है, तो देखो प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ए और सी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, या मान लो पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, और आपको बी चाहिए नेगेटिव का। तो आपको क्या करना है? ये तो दोनों नंबर आप बनाओगे, दोनों नंबर आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इन दोनों की हेल्प से आपका जो बी आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्योंकि माइनस प्लस, माइनस को माइनस के साथ प्लस करोगे तो कैसा आएगा? -2 -3 कितना होता है? -5 होता है। प्रोडक्ट कैसा आएगा? प्लस का आएगा। तो ये 4 स्टेप समझनी जरूरी है, नहीं तो साइन में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये स्लाइड समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, यहां पे हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ लिया है, तो अब मेरे हिसाब से किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और वहां पे हम इसको समझेंगे, बट इतना आसान नहीं है जितना चैप्टर नंबर 2 था, उतना आसान बिल्कुल नहीं है। 4.3 एक्सरसाइज की बात होगी यहाँ पे, बिल्कुल उतना आसान नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, कुछ इक्वेशंस को चेंज किया गया है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर सोच समझ के इसको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ तो स्टेप्स ऐसी हैं जिनको समझना बहुत कंपलसरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको d बोला गया है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला गया बच्चा? इसको डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ओके, तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम उसको बनाएंगे, और उसके अंदर अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगता है तब हम इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। जिस भी क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं बैठ रहा है, हिसाब नहीं लग रहा है उसमें, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सोल्व करने वाले हैं। ओके, क्लियर है सबको? चलो सर, बात समझ में आ गई। ऐसा भी बोल सकता हूं कि रियल रूट्स नहीं होते, देखो ध्यान से समझना, रियल रूट्स नहीं है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेंगे, दैट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये बात एक बार ध्यान में दिमाग में रखना, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है कि व्हेन यू यूज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इन टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर नॉट रियल। पहली बात तो ये दिमाग में रखनी है, आई थिंक समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखो मैं इंट्रोडक्शन को ऐसा नहीं कि बहुत लंबा कर लेंगे, नहीं, जितनी बात समझाने लायक है उतनी बताएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है? सर जो रूट्स होते हैं वो मे बी रियल है और नॉट रियल है, दो ही केस बनेंगे भाई। x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू रियल वैल्यू आ जाए, मतलब रियल नंबर आ जाए, या फिर रियल नंबर नहीं आए। जैसे अंडर रूट में -3 आ गया, ये क्या रियल नंबर है? नहीं है सर, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको हम बोलेंगे नॉट रियल रूट्स। और ये रूट्स हमें फाइंड आउट भी नहीं करने, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आयोटा वगैरह यूज में लिया जाता है, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वो रियल नंबर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं कि दिमाग के अंदर है ये नंबर्स, इमेजिन किए हुए नंबर्स हैं। अब मेन बात तो ये कि हमें नेचर ऑफ रूट समझना है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे चेक करेंगे? हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो समझो सबसे पहले, बाकी बात हम एक्सरसाइज करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
एक्सरसाइज 4.4 में इसका डिस्कशन होगा। ध्यान से समझना, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल आएंगे। और दूसरी बात, डिफरेंट आएंगे। कैसे सर, क्यों? मैंने कहा देख भाई, आपने अभी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला समझा कि दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी डिवाइड बाय 2a। बच्चा डी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, उसकी वजह से अंडर रूट डी की कुछ वैल्यू आएगी, तो माइनस बी में वो एक बार प्लस होगी, माइनस बी में वो एक बार माइनस होगी, जिसकी वजह से जब आप प्लस साइन लोगे तो अलग वैल्यू आएगी। जैसे ऐसे लोगे ना, प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तब अलग वैल्यू आएगी। और जब माइनस लोगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 अपॉन 2a, तो अलग वैल्यू आएगी। तो जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब अंडर रूट डी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 रहेगी। तब हमारे पास दो रूट्स आएंगे और वो दोनों डिफरेंट आएंगे। ये बात ये कहना चाह रहा है श्रीधर आचार्य से, हम इस बात को समझ सकते हैं। जब ये कह रहा है कि डी की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वल आएंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्यों सर? मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो दिमाग में रहनी चाहिए कि क्यों, रट तो लेते हैं हम, बट क्यों ऐसा होता है वो समझ लेते हैं। मैंने कहा बच्चा देख, x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a के। अब जब d 0 है तो आप बोलोगे अंडर रूट डी भी 0 है। तो अगर आप यहां से माइनस बी में एक बार 0 प्लस करके 2a बना रहे हैं, 2a का डिवाइड कर रहे हैं, और एक बार माइनस बी में माइनस 0 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2a कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है दोनों वैल्यू सेम है? हाँ सर, माइनस बी बाई 2a तो है। ओहो, ये वाली बात है। और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a क्या है ना। और इस पे बहुत अच्छा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, रटने पे अपना फोकस कम रहना चाहिए, चीजों को समझने पे रहना चाहिए। तो जब डी की वैल्यू 0 होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी हम कैलकुलेट करते हैं श्रीधर आचार्य से, तो अंडर रूट डी हट गया, तो सिर्फ माइनस बी बचा न्यूमरेटर में और डिवाइड में है 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a ही क्या होंगे, रूट्स होंगे। क्लियर हो रही है बात? इस बात को समझने की कोशिश करना। और लास्ट केस क्या कह रहा है, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं है। मतलब भाई साहब d की वैल्यू लेस देन 0 होने का एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे कि d की वैल्यू मान लो -3 आ रही है, तो आपको थोड़ी ना पता है कि अंडर रूट -3 क्या होता है, इसकी रियल वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो आप लिखोगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और एक बार लिखोगे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी, ये दोनों वैल्यू ऐसी आएंगी जो रियल वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है ना? क्लियर हो रही है सबको? बहुत आसान यार, ये तो आसान सी बात है ना कि अंडर रूट के अंदर -3 आ गया, इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते, तो इसको रियल कैसे बोल सकते हैं भाई? रियल वैल्यू में, अरे -2 में आप प्लस अंडर रूट -3 करेंगे तो क्या ये रियल वैल्यू आएगी? नहीं आएगी सर, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि रियल वैल्यू में इमेजिनरी वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो ये इस नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा ना नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, मैंने 4.4 लिख दिया, 4.5 है, एक्सरसाइज 4.4 नहीं है, 4.5 है। 4.4 तो पहले वाली थी, ये श्रीधर आचार्य वाली थी, ये 4.5। और इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो बड़े मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अपन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब आती है मेन बात, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वही है कि वर्ड प्रॉब्लम्स की बात होगी यहाँ पे। किसकी बात होगी? वर्ड प्रॉब्लम्स की। सर कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स है? अरे बात तो बता रहा हूं, रुक जाए एक बार। तो इसके अंदर हमारे को लेट करना है, और लेट करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए भाई साहब। अब देखो दिक्कत कहां आती है पता है, जब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ लेते हो और फिर तुम क्वाड्रेटिक पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम तो सेम जैसी लग रही है, वही नंबर 2 डिजिट नंबर्स पे वो थी, नंबर्स पे वही थी, और स्पीड डिस्टेंस टाइम पे भी वही थी, तो दोनों डिफरेंट कैसे होंगी? पता चल रहा है बातों को, समझ में आ रहा है क्या? दोनों डिफरेंट तरीके से सोल्व करनी पड़ेगी। अब तुम्हें वो रीजन समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब कि अच्छा उसमें ये इन्फॉर्मेशन होती थी, इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग करके क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है ना। अब ये बात प्रैक्टिस से समझ में आएगी। मैं यहाँ पे कोई तुम्हें टेबलेट नहीं दे सकता कि ये लो टेबलेट और तुम देखते ही बता दोगे। प्रैक्टिस करोगे तब तुम देखते ही बता दोगे, अरे ये तो क्वाड्रेटिक से होगा और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से होगा, है ना, देखते ही बताओगे तुम।
तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो समझ लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कौन सी सर? नंबर्स का मतलब ये है कि आपको पास इंटीजर से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना देगा यहाँ पे, है ना। जैसे इसने कह दिया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज 313, फाइंड द नंबर्स। तो ये नंबर पे बन गई। आपको एक नंबर लेना है x, और कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, उससे जस्ट आगे वाला। 3 और 4 दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, तो अगर आपने 3 को x ले लिया तो 4 कैसे आएगा? 3 में +1 करने पे तो ये हो जाएगा x + 1। तो देखो सिंगल वेरिएबल से काम चल रहा है ना, x ओनली x लेना, तुम y ले लो, तुम्हारी मर्जी है, बट हमें इक्वेशन बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि x ही लेना है। अब कह रहा है सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो आपने एक नंबर लिया x और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x। तो इस तरीके से हमारे को एक ही वेरिएबल पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक काम है और बहुत चैलेंजिंग काम है। समझ लेंगे तब तो आसान है, अदरवाइज तो मुश्किल काम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज रहने वाली है बच्चा 4.6। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सी रहेगी? 4.6 रहने वाली है। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। वही सिंपल सी बात है कि कभी ट्रेन, कभी कार, कभी बोट, है ना। बोट वाला क्वेश्चन तो अच्छा है यार, इसके अंदर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम समझना जरूरी है। तो ट्रेन की बात होगी कि कभी उसकी स्पीड कम कर देगा, कभी उसकी स्पीड ज्यादा कर देगा। पढ़ा है ना अपन ने चैप्टर 3, अगर आपने पढ़ा तो समझ में आ रहा होगा ये बात। तो ये आपकी रहने वाली है बच्चा 4.7 एक्सरसाइज। इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए, प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर प्रॉब्लम्स ऑन एज, तो ये तो आसान है। प्रॉब्लम्स ऑन एज तो आसान है ना, कि 5 ईयर अगो, 5 ईयर हेंस, और बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज को हमें लेट करना है, ये बात दिमाग में रखनी है, उसी से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है। ये आपकी 4.8 एक्सरसाइज है। अब आती है प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री। ये हमने कम पढ़ी थी, किसके अंदर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल की बातें थोड़ी सी होंगी और उनको हमें थोड़ा समझना है। सर्कल की बात भी होगी, ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, ट्राइंगल की बात होगी, सर्कल की बात होगी, क्वाड्रिलेटरल्स की बातें होंगी। तो उसके रिलेटेड हमें फॉर्मूलाज भी थोड़े से पता होनी चाहिए। तो ये आपकी 4.9 एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे साइड्स की बातें होंगी। अब आप पूछोगे सर मेंसुरेशन क्या होता है? मैंने कहा इसके अंदर हमें एरियाज की बातें करेंगे, मेजरमेंट्स की बातें होंगी। ठीक है ना, एरिया, पेरीमीटर, तो आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनका एरिया और पेरीमीटर पता होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। ये सारी फॉर्मूले अगर आपको थोड़े से आइडिया हैं तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज रहने वाली है बच्चा 4.10। ओके, क्लियर है सबको? अब बात करते हैं सर प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम का मतलब यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है? यहां पे हमारे को एक चीज लेट करनी पड़ती है कि कोई आदमी किसी काम को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा। तो आपको लेना है कि सर अकेला आदमी उस काम को मान लो 15 दिनों में कर रहा है, 15 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, कोई एक पर्सन है। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा 15 डेज में अगर वो कोई काम को कंप्लीट कर रहा है तो 15 दिन उसने काम किया है, बात तो सही है सर। और 15 दिन उसने काम किया तो इक्वल एफिशिएंसी से काम किया, मतलब पर डे वर्क इक्वल पार्ट्स में किया है। तो आपको यहां से 1 डे वर्क निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या होता है? टोटल वर्क, कितना काम किया साहब उसने और कितने दिनों में दिया किया, टोटल टाइम। अब हम टोटल वर्क को हमेशा यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते यूनिट। तुम चाहे कुछ भी मान लेना, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मैंने ये बात जब हम एक्सरसाइज चैप्टर 3 का वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने ये बात समझाई थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज देख लेना। और यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक तो पर्सन्स पे काम होता है कि किसी पर्सन ने इतने मिलकर काम किया, फिर अकेले ने काम किया, वो सब बातें होंगी। और दूसरी पाइप से होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो बहुत आसान है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुमने एक बार आसानी से आराम से टाइम निकाल के इस एक्सरसाइज को समझा तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.11 है। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि नई बात है तुम्हारे लिए, तुमने इतनी बार पहले इनको कभी डिस्कस नहीं किया होता है, इसलिए तुम्हारे को नया और डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और लास्ट अपने पास बचती है मिसलिनियस प्रॉब्लम्स। ये क्या होती है सर? मैंने कहा इसमें कुछ नहीं होती, कुछ कुछ बातें नंबर्स पे होती हैं कि 5 आदमियों ने खरीदा, मतलब मिक्स करके दे दिया इसने कि 10 चीजों की कॉस्ट इतनी है, 15 की इतनी है, वो वाली बातें याद आ रहा है कुछ, है ना, बैट बॉल वाली बातें, है ना, वो वाली सारी बातें इसमें मिक्सअप करके दिया होता है। तो ये भी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट देखो चीजें डिफिकल्ट तब लगती है जब हमें आती नहीं है। अगर तुम टाइम निकाल के इन चीजों को पढ़ लोगे तो आ जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। मेरे हिसाब से इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, सारी बातें समझ में आ गई। चैप्टर क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है,
कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठ के वीडियो देखने हैं। खुद से कर सकते हो, ऐसा भी नहीं खुद से नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट को समझना। ऐसा नहीं कि ओनली क्वेश्चंस पे फोकस करके तुम सोल्व करके निकल लो, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना ताकि लंबे टाइम तक तुम्हारे काम आए, और जब तुम 1 साल बाद एग्जाम दो तो तुम्हारे को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ओके बच्चा, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रहे हो, मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो रहा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त भी आपके जो दोस्त हैं वो भी चीजों को समझ सके, समझ के आगे बढ़े। देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो जितना टाइम तुम निकाल सकते हो उतना अच्छा है। और देखो, जो इंजॉय करने का वक्त है वो चलता ही रहता है बेटा। आज जितना मन कर रहा है उतना 10 साल बाद भी करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। ये बस एक मिथ बना रखा है कि नहीं अभी उम्र है, अभी इंजॉय करना है। नहीं, जिन चीजों में तुम्हारा अभी मन लग रहा है ना, वो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा। ये तो छोटी छोटी बातें करते रहेंगे अपन साथ साथ में। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कंप्लीट आर डी शर्मा इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईमानदारी से समझाए जाते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाती है। जैसा आप कहीं पेड कोर्स लेते हो ना, वैसे ही यहाँ पे पढ़ाया जाता है। वो तो आप लोगों ने, जिन बच्चे रेगुलर मेरे चैप्टर 1 2 3 देख रहे हैं उनको समझ में आ गया, और अगर आप लेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स आपके पढ़ाए जा चुके होंगे, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।